सो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और सच बताऊं लाडला, अगर ये टॉपिक को आप लोग कंप्लीटली अगर देख लेते हैं ना, तो मेरे भाई इस टॉपिक से रिलेटेड जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो मेरे भाई आपको लगेगा सर ये तो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सर आपने तो थ्योरी पार्ट में पढ़ा के रखा है सर, ये तो यहाँ पे सारा हलवा हलवा सा नजर आता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम और आप समझते हैं कि आखिरकार हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का बुक है इसका मीनिंग क्या होती है। मेरे लाडला, मैं अगर आपसे गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का फाउंडेशन क्लासेस। और इस क्लास के अंदर में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस कवर करवाएंगे। और इस क्लास में आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस साल का हमारा एग्जाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम की तरह आपका एग्जाम होगा क्लास 11 में। और मेरे भाई आप लोगों को यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को सारा एग्जाम से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं, बल्कि दोस्तों यहां पे आप लोगों को वीकली टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आखिरकार हमारे कितने तैयारी हुई है। तो चलिए मेरे भाई मुलाकात करते हैं क्लास में। पूछना चाहूंगा तो मेरे दोस्तों आप कहेंगे सर पॉलिटिकल साइंस, या सुनो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट के अंदर में पूरा बातें आपको मैं समझा दूंगा कि आखिर पॉलिटिकल क्या है, फिर आपके टॉपिक पे लौट कर आऊंगा। एक होता है दोस्तों राजनीति, क्या होता है दोस्तों, एक होता है हमारा क्या, राजनीति, एक होता है मेरे लाडला क्या, तो बोलेंगे सर एक होता है हमारा राजनीति, एक होता है हमारा क्या भाई, तो बोलेंगे सर राजनीतिक। याद रखिएगा, एक होता है मेरे भाई राजनीति और एक होता है मेरे भाई क्या, राजनीतिक। सिर्फ कॉ लग गया, इसका मीनिंग चेंज। ये होता है दोस्तों क्या, तो बोलेंगे सर इसको बोलते हैं नाउन। क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाउन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, संज्ञा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे सर, एडजेक्टिव, जो विशेषण बताता है मेरे भाई, क्या बताते हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे सर विशेषण बताते हैं मेरे भाई। इसमें क्या होता है पता है मेरे भाई, इसमें होता है हमारा जनता। क्या लाडला, राजनीति में होता है जनता, राजनीति में होता है शासन, राजनीति में होता है सत्ता। याद रखिएगा ये सारी चीजें किस में आता है, राजनीति के अंदर में आता है। लेकिन राजनीतिक में दोस्तों हमारा क्या आएगा, दल आएगा, दल। ये दल को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां। या दोस्तों आप यहां पे बोल सकते हैं राजनीतिक पार्टियां की जगह पे आप मेरे दोस्तों राजनीतिक जो हमारा पार्टियां है दोस्तों, इस जगह पे दोस्तों बोल सकते हैं राजनीतिक दल। याद रखिएगा हिंदी में बोल सकते हैं क्या, राजनीतिक दल। याद रखिएगा भाई, राजनीतिक दल मतलब आपको पता है ना लाडला, बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, जो भी है XYZ। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पढ़ाने आया हूं मेरे लाडला। इस पॉलिटिकल का जो मीनिंग होता है ना, इसे हमें और आपको समझना बहुत जरूरी है। स्टार्ट नहीं हुआ है अभी क्लास, मैंने आपको इतिहास स्टार्ट करने से पहले इतिहास का 10 मिनट तक, इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने डिस्कस किया था। क्लास याद कीजिए। तो मेरे भाई थोड़ा सा जानिए कि राजनीति नाउन है, संज्ञा है। इस राजनीति के अंदर में जनता के बारे में बात होती है, शासन कैसे चलाई जाए, सत्ता कैसे भागीदारी होगी। और राजनीति का मतलब पार्टियां होती है भाई, एडजेक्टिव विशेषण बता दे। अब ये जो राजनीति है ना भाई, राजनीति, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो बोलेंगे सर राज्य प्लस नीति। कॉपी में लिखते जाइएगा, राज्य प्लस नीति। पता है मेरे भाई, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा 2 शब्द में टूटती है भाई, राज्य प्लस नीति। क्या बोलेंगे सर, राज्य प्लस नीति। याद रखिएगा कितना शब्दों में टूटा है मेरे भाई, राज्य प्लस नीति। राज्य मतलब होता है दोस्तों शासन। क्या बोलेंगे सर, हमारा शासन। याद रखिए भाई, राज्य मतलब क्या होता है मेरे भाई, शासन, ठीक है। और नीति का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या, एक निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित, उचित, उचित भी लिख सकते हैं, उचित स्थान। मतलब एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर जब कोई दोस्तों शासन करना शुरू कर दे तो हमारा क्या कहलाता है भाई, राजनीति कहलाता है।
याद रखिएगा, क्या कहलाता है भाई? राजनीति कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है भाई? राजनीति कहलाता है। तो राजनीति का मेरे दोस्तों दो संधि विच्छेद करेंगे, राज्य प्लस नीति। तो राज्य का मतलब होता है मेरे भाई शासन करना, और नीति का मतलब होता है निश्चित समय पे या उचित समय में उचित स्थानों पे उचित प्लेसों पे जाकर के सत्ता करना, मतलब शासन करना हमारा राजनीति कहलाता है। कॉपी में लिखिएगा, राजनीतिक शास्त्र का विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है भाई? तो बोलेंगे सर अरस्तु को। अरस्तु, याद रखिएगा, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। याद रखिए, कॉपी में लिखते जाएगा, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जैसे नहीं बताते हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरोटोस्थेनीज को। बताए थे ना? ठीक, इसी प्रकार से याद रखिएगा, राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। चलिए सर, सबसे पहले मेरे भाई आप कुछ कुछ लिखाते जाऊंगा, उस पर आप लोगों को गौर करना भाई। ठीक है, आइए भाई, पहला चैप्टर का नाम हमारे क्या है सर? संविधान क्यों और कैसे। हमारा जो देश का संविधान है हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ेंगे? मेरा मन नहीं करता कि हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? पढ़ के क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन आता है ना भाई, संविधान क्या है? हमें मोबाइल चलाने का फुर्सत नहीं है और हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे? हट, नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आइए हम और आप समझते हैं सबसे पहले कि संविधान किसे कहते हैं, फिर हम लोग दोस्तों टॉपिक पे लौट के आएंगे कि संविधान हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान एक दस्तावेज है। संविधान क्या है भाई? एक हमारा दस्तावेज है, और इस दस्तावेज में यह बात कहा जाता है कि देश को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, देश को सही ढंग से कैसे चलाया जाए, देश की शासन व्यवस्था कैसा चलाया जाए, ये सारे चीजें इस संविधान में दोस्तों लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसमें नियम कायदे, इस पुस्तक में हमारा नियम कायदे कानून, सरकार की शक्तियां, सरकार की नीतियां, सरकार के अधिकारी, प्रधानमंत्री का अधिकार क्या है, राज्यपाल का अधिकार क्या है, मुख्यमंत्री का अधिकार क्या है, शिक्षा मंत्री का अधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार क्या है, एक जनता का अधिकार क्या है, ये सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर में संग्रहित होती है। समझ गए? याद रखिए, इसमें नियम कायदे कानून, सरकार की शक्तियां, सरकार का अधिकार आदि के बारे में विस्तृत वर्णन होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों लिखित संविधान, एक होता है हमारा अलिखित संविधान। याद रखिएगा, संविधान भी होता है दो प्रकार का, याद रखिएगा, संविधान भी होता है लाडला दो प्रकार के, भूलिएगा नहीं, संविधान भी होता है दो प्रकार का, एक लिखित संविधान और एक हमारा अलिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भाई। मेरे भाई आप कॉपी में लिख लीजिएगा, भारत का संविधान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कॉपी में लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री कौन सा है? इंडिया। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। ठीक, वेरी गुड सर। तो लिखित और अलिखित, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश में सभी को संविधान के दायरे में रहना होता है, नेता हो, सुपर मंत्री हो, हिटलर हो, कोई भी हो, देश के अंदर में रहना है तो संविधान के दायरे पे चलना होगा। चाहे आप अमीर हो, आम इंसान हो, उद्योगपति हो, सुपर हीरो हो, सुपर हीरोइनी हो, हमें कोई लेना देना है। फेयर लवली लगाने वाले हो, लिपस्टिक लगाने वाले हो, पॉन्स पाउडर लगाने वाले हो, प्राइमर लगाने वाले हो, कुछ भी हो, हमारे देश के दायरे पे, हमारे देश के संविधान के दायरे पे रह के आपको चलना होगा, चाहे आप कुछ भी हो। सलमान खान से लेकर के भिखमंगा तक सबको संविधान के दायरे पे चलना होगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे हम हैं या आप, और दुनिया का कोई भी मंत्री रहे,
कितना भी सुपर मंत्री रहे, संविधान सुपर नहीं है, कानून से पर कोई नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे देश में दोस्तों कानूनों को एक अलग नजर से देखा जाता है। हाँ, अगर आप बैंक से 10,000 रुपया लोन ले लेते हैं और उसको चुका नहीं पाते हैं तो बैंक वाले आपको वारंट भेजता है और पुलिस वाले उठा के लेकर चले जाते हैं। लेकिन सुनो मेरे भाई, नीरव मोदी, नाम नहीं सुनेगा सुन लीजिए, नीरव मोदी जो अरबों खरबों रुपया लेकर के बीजेपी की सरकार में लेकर के चले गए दोस्तों विदेश, कोई पकड़ नहीं है। अलग बात है कि हम अपने संविधान को समझ नहीं पाए। हम अपने संविधान में जैसे बातें बताई गए कि तुम एक ऐसी नेता का चयन करो जो तुम्हारे देश को सुचारू रूप से चला पाए, हम मेरे दोस्तों उसको स्वीकार नहीं किए। बस हम हिंदू है, हम मुस्लिम को मारेंगे, हम मुस्लिम है, हम हिंदू को मारेंगे, बस यही कारनामा हमारे देश के अंदर में चल रही है। नहीं तो दोस्तों ये देश कभी सोने का चिड़ियाघर कहलाता था, यही देश सोने का पिंजड़ा के घर के कहलाता था। अरे यही देश मेरे दोस्तों जब कोई विदेशी यात्री आते थे ना तो हमारे देश को छोड़कर जाने का नाम नहीं लेते थे, कहते थे भारत जैसा सुंदर सा देश कोई नहीं है। और आज भारत में आने के लिए तरस रहे भाई, तरस नहीं रहे, मतलब आना नहीं चाहते हैं। क्यों पता है क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों भारत में जाएंगे, भारत के लोगों का नीति ठीक नहीं है। भारत में विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगहों पे छोटे छोटे बालिका, अरे 6 महीना नहीं 6 साल के बच्चियों को साथ रेप हो रहा है। 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी? इस मासूम सी गुड़िया जो चलना भी सही से नहीं सीखी है उस पर रेप हो रहा है और सरकार हंस रही है। और सरकार जो रेप कर रहे हैं ऐसे इंसानों पर मेरे दोस्तों जुल्म क्या लगाएंगे, मेरे दोस्तों दोषी क्या ठहराएंगे, उसे निर्दोष बना के चुनाव में प्रचार करवा रहे हैं। खैर आइए, टॉपिक से भटक गए थे, यह सब जानना बहुत जरूरी है, माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैंने कहा दोस्तों संविधान के दायरे पे दोस्तों चाहे अमीर हो या गरीब हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, चाहे कोई नेता हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, सभी संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। यदि कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसे सजा भी मिलता है। और मेरे दोस्तों अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान को नहीं मानते हैं, तो फाइनली दोस्तों उसको क्या किया जाता है? तो मेरे दोस्तों उसको सजा दिए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कॉपी में लिखते जाइएगा आप। अब मेरे भाई आप लोग कॉपी में लिख जाइएगा। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस करा संविधान किसे कहते हैं। अब मेरे भाई अभी ध्यान से देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। आप लिखिएगा दोस्तों कॉपी में कि भारत का संविधान हमारे संविधान सभा ने बनाया। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और पता है मेरे दोस्त, मैं अपना दिल में हाथ रख के कह रहा हूं और कसम भी खाता हूं, अगर आप कंप्लीटली थ्योरी लेक्चर को और जो मैं टेस्ट लगाने के लिए दूंगा, अगर वो आप टेस्ट लगा लेते हैं, मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, चैलेंज की बात करता हूं, 40 में अगर 39 क्वेश्चन अगर हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आया, तब मेरे दोस्तों मैं नाक कटवा दूंगा। इतना एक्सपीरियंस है, पता है क्यों? 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल से हम देख रहा हूं दोस्तों बोर्ड वाले कहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहां से नहीं पूछ रहे हैं। इसीलिए तो मेरे दोस्त 2025 का पेपर में हिस्ट्री का 52 क्वेश्चन जब छप गया था, तब मेरा जो दिल का धड़कन है ना दोस्तों, वो 52 की स्पीड से नहीं, 72 की स्पीड से नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों 1000 की स्पीड से गुजरा था। हम सोचे आप मर जाएंगे, कल मर जाएंगे। क्यों पता है क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? हमको नहीं पता था ना, मुझे नहीं पता था कि मैंने 3 दिन पहले ही उन लोगों को पढ़ा रखा है ये सारे क्वेश्चन। अब मेरे भाई जहां तहां से कॉल आने लगा, कभी बोकारो से कॉल आ रहा है, कभी गिरिडीह से कॉल आ रहा है, कभी रांची से कॉल आ रहा है कि पेपर लिख किया। मेरे सर पेपर लिख किया? मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत डरपोक हूं इस मामले में। उस समय अभी नहीं थे। तो मेरे एक स्टूडेंट्स ने कॉल किया और कहा कि सर पता है आपने जो फला तारीख को बताए थे ना सर, उसी पेपर को पता है सर उठा के छाप दिया। तब मेरे दोस्तों सभी को कॉल करके मैंने कहा तेरी औकात नहीं है रे, जगबोर्ड की औकात नहीं है रे। चैलेंज करता है ये बंदा कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे बात नहीं कर रहा, एप्लीकेशन में पढ़ा और इससे बाहर पूछते। आज भी कहता हूं बाबू, आज भी। कल रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम था अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, पूछ के देखिएगा अगर कोई रांची से है तो, कि सर ने जो बताया था वो आया था या नहीं। आइए बात करते हैं। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और भारतीय संविधान फाइनली 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्योंकि दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, तो हो सके सर 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद कम से कम दिसंबर महीना में ही हमारे संविधान लागू कर देते। संविधान का अंगीकृत कब किया गया? कॉपी में लिखेगा, मजाक मत बनाइए, कॉपी में लिखेगा।
संविधान का अंगीकृत कब किया गया, संविधान का अडॉप्टेड कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और फाइनली लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का फाउंडेशन क्लासेस, और इस क्लास के अंदर में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस कवर करवाएंगे। और इस क्लास में आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस साल का हमारा एग्जाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम की तरह आपका एग्जाम होगा क्लास 11 में। और मेरे भाई आप लोगों को यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को सारा एग्जाम से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों यहां पे आप लोगों को वीकली टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए मेरे भाई मुलाकात करते हैं क्लास में। सर कितना पगला लोग होता होगा उस जमाने में कि 26 नवंबर 1949 को सर संविधान लागू मतलब संविधान बन के तैयार हो गया, तो सर 26 नवंबर बन रहा है तो 1 दिसंबर को संविधान लागू कर देते, तो फिर 26 जनवरी का वेट क्यों किया? पता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा स्टोरी सुनिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलता हूं, जब क्लास 2 में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे भाई हमारे देश की आजादी पता है मेरे भाई कब मिलता, मैं आपको बता देता हूं, 26 जनवरी याद रखे भाई 1930 को ही दोस्तों हमारे देश के सभी नेताओं ने दोस्तों आजादी का ढोल पीटने लगा था, क्योंकि उस समय दोस्तों हमारा स्वराज पार्टी, याद रखिएगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने यह प्रस्ताव जारी कर दिया कि अब तो हम जीत ही गए हैं अंग्रेजों के साथ। तब दोस्तों उन्होंने कहा कि जब भी हमारा संविधान लागू होगा ये डेट होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने दोस्तों खुशियां मनाने लगे कि 26 जनवरी 1930 को तब हम देश अब आजाद होने वाले, हमारे देश तो संविधान लागू होने वाला है। लेकिन दोस्तों आजादी उस समय नहीं मिली थी, उस समय संविधान लागू भी नहीं हुआ था। उस समय दोस्तों सभी नेताओं ने एक ठान लिया था कि जब भी हमारे देश आजाद हो गया, हम जब संविधान को लागू करेंगे तो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। इसलिए दोस्तों 1 महीना रुकना पड़ा हमारे देश के सभी नेताओं को। विश्व में संविधान 2 प्रकार के, अभी मैंने बताया दोस्तों, एक लिखित संविधान, एक हमारा अलिखित संविधान। थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों हम और आप कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान आखिर किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, चर्चा करते हैं सर कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? भारत। पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है सर? भारत। ठीक है, आइए बात करते हैं लिखित संविधान और लिखित संविधान के बारे में थोड़ा सा जानिए मेरे भाई, बहुत जरूरी है। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है, लिखित संविधान कहलाता है। मतलब संविधान को दोस्तों एक संवैधानिक तौर तरीके पर जब हम संविधान को बनाते हैं, जिसे हमारे देश का संविधान कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत दोस्तों हमारे देश का संविधान बनाया गया। इसलिए भारत का एक लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान दोस्तों किस योजना के तहत बनाया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हमारे देश का दोस्तों निर्माण भी संविधान बना, और ये हमारा देश का लिखित संविधान है। ठीक है, फिर से जानिए, नहीं समझ में आया तो फिर से जानिए प्लीज, लेकिन जानिए जरूर। क्या बोल रहा है सर? गौर करेंगे मेरे भाई कि लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है, लिखित संविधान कहलाता है। मतलब दोस्तों एग्जांपल दूं, आपका टास्क मैं दिया हूं और आप बना रहे हैं लिखित संविधान। सीधा 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 बात याद रखिएगा। आपको मैं होमवर्क दिया हूं, आप उस होमवर्क को बना रहे हैं, तो मेरे दोस्तों लिखित संविधान। उदाहरण भारत, अमेरिका और जापान। अलिखित संविधान क्या है सर? आइए हम और आप समझते हैं कि अलिखित हमारा संविधान क्या है सर। ठीक है, अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा से नहीं किया जाता है। यह हमारा संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा होता है, इसमें संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नहीं होता है। मन मुताबिक, मन मर्जी, जब चाहे तब कानून को बदल दे, जब चाहे तब कोई प्रस्ताव लागू कर दे, जब चाहे तब कोई संशोधन कर दे। और यहाँ पे दोस्तों संशोधन नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई कानून नहीं बना सकते। जो संविधान के समय बन गया सो बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। परंतु परंपराओं
वह समय समय पर पारित होने वाला कानूनी निर्णय और आदि का प्रमाण होता है। और दोस्तों यहाँ पे हर समय हर मतलब कोई भी सत्ता पे आते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, चेंज करते रहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा ब्रिटेन, जैसे दोस्तों हमारा न्यूजीलैंड, जैसे हमारा इजराइल, ये सब क्या है, अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। ये सारी चीजें क्या है भाई, तो बोलेंगे सर हम और आप अलिखित संविधान है। समझ रहे भाई, क्या बोलेंगे सर हम लोग, अलिखित संविधान है। ठीक, अब हम लोग एक प्रश्न हमारे मन में बहुत बड़ा आ रहा है सर कि आखिरकार हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमें ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता इसलिए है कि हम घर में बैठकर पढ़ सके, समय का बचत कर सके, कम पैसा में पढ़ सके, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिले, है ना भाई, चैप्टर का पूरा लेख मिले, फिर ऑब्जेक्टिव बताएं, फिर सब्जेक्टिव बताएं, फिर पीवाईक्यू कराएं, फिर टेस्ट करवाएं, सब कुछ करवाएं। इसलिए हम ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन किए जो ऑफलाइन में ना के बराबर होती है, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया। आपसे जब मैं पूछूंगा कि आपने ऑनलाइन क्लास क्यों ज्वाइन की, तो आप यही कहेंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रश्न आता है हमारे पास कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा। आखिर पूरे विश्व में जितने सारे देश हैं, सारे देशों को क्यों जरूरत पड़ी संविधान का। मैंने अभी आपको कहा ना भाई कि आपको ऑनलाइन क्लास का जरूरत पड़ी, क्यों? आपने कहा मेरा पैसा का बचत हुआ सर, जहाँ पे हमको हर महीना 300 रुपये देना पड़ता है, वहीं पे हम हमारा 300 रुपये में पूरा 2000 मतलब 12 महीना का हो गया। जहाँ पे दोस्तों हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समय देना पड़ता था, वो समय बच गया। हमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, फिर हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ नोट्स में मिल रहा है। और अगर मेरा क्लास में कभी बीमार पड़ जाऊँ ना सर, तो वो बीमार पड़ जाने के बाद सर पता है मैं उस रिकॉर्डेड क्लास को देख सकता हूँ। पर ऑफलाइन में अगर जाऊँगा, अगर मैं 10 दिन बीमार हो गया ना, तो 10 दिन में कितना आगे निकल जाएगा सर, कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ये आपका क्वेश्चन आंसर होगा। इसी तरह से दोस्तों संविधान की आवश्यकता क्यों है, आइए दोस्तों हम और आप जानते हैं कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है सर। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, बिल्कुल भाई, हम लोग समाज के दायरे पे रहने वाले एक प्राणी हैं। जैसे दोस्तों जानवर है, परिंदा है, कीड़े मकोड़े, है ना भाई, रेंगने वाले होंगे, सब कुछ है, वो भी दोस्तों क्या है, प्राणी है। तो हम दोस्तों समाज में रहते हैं। बाकी जितने सारे कीड़े मकोड़े परिंदा है, क्या वो समाज में रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग समाज में रहने वाले एक प्राणी है। जो हमारा समाज है वह विभिन्न प्रकार के समुदाय में से बना है, विभिन्न प्रकार के समुदाय से बना है। इन समुदाय में एकता तालमेल कायम करने के लिए संविधान की जरूरत है। और हमारा संविधान, हमारा दोस्तों समुदाय है, ये अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग हैं सर। उन सभी लोगों को एकजुट करके रखना हमारे संविधान की आवश्यकता पड़ती है। उन सभी लोगों को एकजुट करके रखना हमें संविधान की जरूरत पड़ती है सर। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। मैं कहा बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। हमारे देश का संविधान जनता में आपसी विश्वास को कायम करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराती है, जिससे जनता में शांति बने रहे। और दोस्तों संविधान अगर रहेगी, संविधान हमें यह विश्वास दिलाता है कि अमीर गरीब, उच्च नीच, काला गोरा, पैना चटका, सब क्या है भाई, इक्वल है। किसी भी व्यक्ति पर किसी भी व्यक्ति ने अगर जुल्म किया तो उसका सजा कानून देगी, आप नहीं दे सकते। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमारे देश का संविधान यह तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसी के पास नहीं है। किसके पास है? अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वह किसके पास है? तो आइए बात करते हैं मेरे भाई। संविधान सरकार किसी भी निर्णय को कार्य के नियमों के उनकी नियम उपनियमों शक्तियों की सीमा तय करती है। एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए, न्याय के लिए संविधान की जरूरत है। और एक अच्छा समाज दोस्तों, अगर एक अच्छा समाज अगर आप चाहते हो, एक अच्छा समाज में रहकर दोस्तों जीवन यापन को गुजारना चाहते हो, तो उसके लिए भी दोस्तों हमें क्या चाहिए? तो बोलेंगे सर उसके लिए भी हमें संविधान चाहिए। मतलब संविधान हर हाल में चाहिए, चाहे दोस्तों कोई भी देश हो, चाहे वो लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान। संविधान हर हाल में चाहिए। संविधान क्या भाई? हमें हर हाल में चाहिए। संविधान क्या मेरे भाई? लिखित हो या अलिखित हो, संविधान सबको चाहिए मेरे भाई। क्या बोलेंगे सर? संविधान सबको चाहिए। संविधान का कार्य क्या है सर? संविधान का पहला काम, अभी सुनिए, अभी चैप्टर में सिर्फ संविधान संविधान संविधान।
के बारे में समझा रहा हूं, ओनली फॉर संविधान के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सुनेगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्य में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब दोस्तों संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी मतलब फाउंडर, जो हम लोग घर को बनाने के लिए उसको फाउंडेशन काटते हैं ना भाई, फाउंडेशन मजबूत होगी घर भी मजबूत होगा। वही कह रहा है कि अगर बुनियादी अगर नियम कानून अगर सही होगा तो दोस्तों हमारा देश सुचारू रूप से चलेगी। हमारे देश के अंदर में जितनी सारी जनता होंगे उनको एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा। दूसरा काम क्या है भाई कि यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान भी यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। और दोस्तों निर्णय लेने की जो अंतिम शक्तियां होती है वो हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देते हैं वो दोस्तों डिसीजन हमें मानना पड़ता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन देते हैं जो हमारे संविधान में कहा गया है। तीसरा काम है सर यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं इस रूप में मौलिक अधिकार होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा आपका अपना अधिकार, तो उस समय मैं मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। बस इतना आप लोग जानिए कि मौलिक अधिकार जब आप माँ के पेट से निकलते हैं तो दोस्तों आप जैसे ही माँ के पेट से निकलते हैं और नहीं कहते कुएं 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 नहीं करते हैं, आप करते हैं या नहीं, तो दोस्तों जैसे आप मां के पेट से निकले आपको दोस्तों हमारे देश में आपको 6 गो मौलिक अधिकार मिल गया। आपको 6 गो मौलिक अधिकार मिल गया मेरे भाई, याद रखिए। क्या गो 6 गो मौलिक अधिकार आपको फाइनली मिल गया, समझ गए, याद रखिएगा। और इसी मौलिक अधिकारों को दोस्तों सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान का काम है कि किसी भी व्यक्ति में अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया जाए, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जैसे दोस्तों हमें मौलिक अधिकार है, हमें मौलिक अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। हम कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं, हम किसी भी जगह पे जाकर के दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं सर हम सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, हम कहीं भी जाकर के आंदोलन कर सकते हैं। अगर उस आंदोलन को कोई रोक रहा है, अगर उस मुझे कहीं जाने से, खाने से, पीने से अगर रोक रहा है, तो मेरे दोस्तों हमारा मौलिक अधिकारों को वो क्या कर रहा है भाई, हनन कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों वो उल्लंघन कर रहा है। तब जाकर मैं बोलूंगा जज साहब ये व्यक्ति ने हमें स्वतंत्र घूमने से मना किया, जज साहब हम आम खा रहे थे और आम खाने के लिए मना कर रहा था, तब जज साहब उसको उठा के जेल में डाल देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए भाई। मौलिक अधिकार के बारे में अभी मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में मौलिक अधिकार ऐसा बताऊंगा कि मेरे दोस्तों आप जब किसी से डरते हो ना, वो डर आपको खत्म हो जाएगा। मैं सच बताता हूं मेरे भाई, आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, संविधान का चौथा काम क्या है, यह है कि सरकार को ऐसा क्षमता प्रदान करें जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। और दोस्तों संविधान का चौथा काम यह है कि याद रखिएगा कि सरकार को हम इतना क्षमता प्रदान करें, सरकार को हम इतना पावर दे, सरकार को हम इतना पावर दे कि दोस्तों वो हमारे जनताओं की जो आकांक्षाएं हैं, जनताओं के अंदर में जो चीजें की जरूरत है और चीजों की क्या करे, परिपूर्ण कर सके। और एक सुचारू रूप से दोस्तों संविधान सुचारू रूप से हमारे समाज का निर्माण कर सके, ताकि हमारे समाज में दोस्तों क्या भाई, याद रखिएगा, शांति बने रहे। ठीक है सर। संविधान, भारतीय संविधान सभा, याद रखिएगा भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति एम.एन. रॉय थे। कॉपी में लिखिएगा, जल्दी से कॉपी में लिखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा भाई, कॉपी में आप लोग जल्दी से आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिएगा। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, इस पॉइंट को आप अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिए भाई, दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा भाई। ठीक है, सुनिएगा। भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, एम.एन. रॉय। 1885 में, 1895 1895 में जहां तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शनार्थ 1885 में स्वराई विधेयक में देखने को मिलते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशों में तैयार हुई थी। ये आपको ध्यान नहीं देना है, याद रखिएगा। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया था, और हमारे संविधान सभा में पहली बार भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। ठीक है, वो सब नहीं पूछा जाता है, मैं बता दूंगा, लेकिन वो सब नहीं पूछा जाता है। एम.एन. रॉय, बस इतना याद रखिए। ठीक है, आइए अब दोस्तों हम लोग बात करते क्या,
तो 1924 में, ठीक है। अभी मैं आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अभी तक ओवरव्यू ही चल रहा है भाई, ठीक है। अभी तक आप लोगों का पूरा दोस्तों क्या चल रहा है, ओवरव्यू चल रहा है। आप लोग सो गए हैं या जागे हुए, जल्दी से बताइए। आप लोग सो गए हैं या जागे हुए, आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। देखिए दोस्तों 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे, जिनके पिता का नाम दादा गंगाधर रणहरूप थे। 1857 को क्रांति के दौरान दिल्ली के लाल किला को कोतवाल थे। मेरे दोस्तों जब आप क्लास 12 में जाओगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो मेरे दोस्तों वहां पे आपको पता है देखने को मिलेगा, पता है क्या, पता है मेरे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पे, नहीं पता है? आपको देखने को मिलेगा 1857 की क्रांति। इस क्रांति में दोस्तों भयंकर तरीके से आंदोलन हुई थी, और इस क्रांति के दौरान ही दोस्तों हमारे देश की आज़ादी मिल जाती। 1857 में दोस्तों जो 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति शुरू हुई थी, हमारे देश को दोस्तों उसी समय आज़ादी मिल जाती है। बस मेरे भाई हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल पाई, पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों देश के अंदर में कुछ गद्दार थे, जिस गद्दारों की वजह से हमारे आज़ादी मेरे दोस्तों नहीं मिल पाई। नहीं तो हमारा देश का आजादी तो 1947 को मनाए जा रहे हैं ना भाई, ये हम लोग 1857 को मनाते हैं। कुछ गद्दार थे जिसके कारण दोस्तों हमारे देश उस समय आजाद नहीं हुई थी। ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। 1924 और 1934 में स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की 2 बार मांग की थी कि हमारा देश का अपना संविधान हो। मैंने आपको बताया ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, बताए थे या नहीं? उनका पहला मांग यही था दोस्त कि हमारा देश हमारा होना चाहिए, हम अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहेंगे, हमारे देश का अपना संविधान होगा, जिस संविधान के दायरे पे हम सब इंसान, हम सब भारत के नागरिक अपने कानूनों का पालन करेंगे, हम अंग्रेजों का क्यों चाटुकार बनेंगे। तब मेरे दोस्तों आपको मैं ये स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा क्योंकि आपका टॉपिक से मैं हट जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं सुनाना चाहता, बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है, मैं माफ कीजिएगा, मैं सुनाऊंगा क्लास 12 में, टेंशन नहीं लेना है। संविधान के विचारों को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने अपने कई भाषण में उल्लेख किया है और जनता से इसका अवगत कराया कि हम सब जनता अगर एकजुट हो जाएंगे तो अंग्रेज हमें कुछ कर नहीं सकता और हमारे देश आज़ाद हो जाएगी। हमारा देश क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो फाइनली क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगी। याद रखेगा, कॉपी में लिखेगा कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी, जल्दी से लिखेगा कॉपी में, कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, जल्दी से लिखेगा 28 दिसंबर, कॉपी में लिखेगा प्लीज जल्दी से, 28 दिसंबर 1885 को हमारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना होती है। कब मेरे भाई? किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा दोस्तों कांग्रेस पार्टी का स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। कॉपी में लिख लीजिए सबको जल्दी से प्लीज, सबको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो 1936 कांग्रेस का स्थापना 1885 दिसंबर 28 को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस ने पहली बार 1936 में लखनऊ अधिवेशन संविधान सभा की अर्थ के महत्व की बात की थी। मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो कॉपी में लिखेगा कि लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। सबसे रिक्वेस्ट है भाई जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था 1936 में। कॉपी में लिखेगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था 1936 में। कॉपी में लिखेगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1936 में। लिख लिए? चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा की गई थी। उस समय कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता मात्र 72 था। उस समय दोस्तों मात्र कांग्रेस के अंदर में कार्यकर्ता, मतलब लोग तो बहुत थे पर कार्यकर्ता मतलब नेता के रूप में ओनली फॉर 72 ही कैंडिडेट थे, ठीक है। 1940 अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का पहला व्यक्ति था जिसने कहा था भारत का संविधान भारत के लोगों स्वयं तैयार करें। और दोस्तों सोचो, हमारे देश की आज़ादी मिल रहा है 1947 को, हमारा देश को आज़ादी मिल रहा है दोस्तों 1947 को। और दोस्तों हमारे देश में 1940 में दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल ने क्या रहा है कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए, हम लोग तैयार नहीं करेंगे। जबकि अभी हमें आज़ादी मिलने में अभी 7 साल बाकी है। सोचो दोस्तों, कहा जाता है ना कि एक झुंड में अगर 100 व्यक्ति है तो 100 में से 90 गद्दार हो सकता है पर 10 अच्छा व्यक्ति होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अंग्रेज मतलब ब्रिटेन में एक पार्टी था दोस्तों, लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी दोस्तों भारतीय लोगों को सपोर्ट कर रहा था, भारतीय लोगों को आज़ादी दिलाने में। क्यों सपोर्ट कर रहा था पता है? क्योंकि दोस्तों लेबर पार्टी का मानना था कि भारत के लोगों का ही भारत का देश है, अंग्रेज जबरदस्ती जाकर के यहाँ पे भारतीय लोगों को गुलाम बना के रखे। तो लेबर पार्टी दोस्तों भारत के लोगों को सपोर्ट कर रहा था कि किसी भी हालत में तुम्हारे देश तुम्हारे लिए होगा, तुम इसके साथ लड़ाई करो, तुम्हें ये देश अपना हो जाएगा, ठीक है।
समझ गए भाई। चलिए भाई, भारतीय संविधान सभा की निर्माण की प्रक्रिया की बात करें, 1942 ब्रिटेन की ओर से सिद्धांतिक आधार पर संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के माध्यम से भारत के समक्ष रखा गया, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। पता है, अभी मैं यही पढ़ा के आ रहा हूँ 1942 का क्रिप्स मिशन, इसमें प्रस्ताव रखा गया था मेरे दोस्तों, बहुत सारे प्रस्ताव रखा गया था। अगर इसको मैं छेड़ दूं तो फिर आप लोग क्लास 12 घुस जाएंगे। तो 1942 में दोस्तों, जब हमारा, आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुई ना, तो क्रिप्स मिशन आया। थोड़ा सा सुन लीजिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई 8 अगस्त 1942 को, कॉपी में लिख लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, कॉपी में लिख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होती है। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को उठा के जेल में डाल देते हैं, और महात्मा गांधी के साथ साथ और भी दिग्गज नेता जो थे उसको भी उठा के जेल में डाल देते हैं। क्रिप्स मिशन आते हैं और उन्होंने अपना अपना प्रस्ताव रखता है और कहता है मेरे दोस्तों कि चलो भाई हम लोग शांति से समझौता करेंगे, लेकिन दोस्तों ये भारत के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्रिप्स मिशन बिल्कुल असफल हो गया। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया एक कमीशन था दोस्तों, मतलब एक आयोग था, लेकिन ये आयोग को दोस्तों भारतीय लोगों ने बहिष्कार कर दिया, हमें नहीं चाहिए, याद रखिए क्रिप्स मिशन। वही कह रहा है दोस्तों कि भारतीय समक्ष रखा गया, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसी कारण यह संविधान सभा नहीं बना पाई। और ये दोस्तों हमारा संविधान सभा नहीं बना पाया। क्यों बना पाएगा दोस्तों, हमारा देश है, हम अपना संविधान को बनाएंगे, ये अंग्रेज लोग कौन होता है हमें संविधान को बनाने वाला, ठीक है। आगे देखिए, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी अकेला एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यह पार्टी एम एन रॉय ने बनाए थे भाई, एम एन रॉय ने बनाया था। अब एम एन रॉय जिन्होंने हमारे संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है मेरे दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि हमारे एम एन रॉय ने दोस्तों इस पार्टी को समर्थन कर दिया, क्रिप्स मिशन को कहा। हाँ, क्रिप्स मिशन ने 5 प्रस्ताव रखा था, ठीक है, लंबे प्रस्ताव है, मैं नहीं बात कर रहा हूं इसमें, क्लास में बता दूंगा। याद है 1945 जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी, अभी इसी लेबर पार्टी के बारे में जिक्र कर रहा था, लेबर पार्टी सरकार में सत्ता आई, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की, कहा लॉर्ड वेवल ने कहा बेटा जाओ और आप लोग जाकर के आराम से अपना देश की संविधान निर्माण करो, अब तुम्हारा देश आजाद होने वाला है। 1946 क्रिप्स प्रस्ताव व्यावहारिक स्वरूप 1946 के कैबिनेट मिशन, यही इसी के द्वारा दोस्तों हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, कैबिनेट मिशन। अभी मैंने आप लोगों को यही लिखा है ना भाई कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा संविधान का निर्माण हुई, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही दोस्तों हमारा क्या हुआ भाई, संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से 1946 की बैठक कैबिनेट मिशन की योजना के नाम से दिया गया था, और तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव करवाए गए, और दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ। पूरा डेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो जुलाई 1946, जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण, याद रखिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 थी। संविधान में जो बनाने की जो हमारा सदस्य संख्या थी वो हमारा कितना भाई, कॉपी में लिख लीजिएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 प्रतिनिधित्व ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों में से 4 प्रतिनिधित्व चीफ कमिश्नर के, 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटेन बलूचिस्तान से, और 93 प्रतिनिधित्व भारतीय रियासतों थे। मतलब ये जो है ना भाई, टोटल आपको याद रखना, उतना आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा 389। संविधान निर्माता के समय सदस्यों की संख्या कितना था, 389, कॉपी में लिख लीजिएगा। कितना था भाई, तो बोलेंगे सर 389, कॉपी में लिख लीजिए भाई। कितना था भाई, तो बोलेंगे सर आपका 389, लिख लिया भाई 389, ठीक है। आगे देखिए भाई, इनमें से एकमात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधित्व सभा में शामिल नहीं थे। पता है मेरे दोस्त, आपको नहीं पता तो जानिए, थोड़ा सा जानिए। ये जो हमारा प्यारा सा भारत है ना भाई, ये भारत है हमारा प्यारा सा, ये हमारा जो भारत है, ये पता है मेरे दोस्त, ये भारत में हमारा 2-3 ऐसा शहर था जो हमारे देश में शामिल ही नहीं होना चाहता, तो वो चाहते थे कि हमारा अपना एक संविधान हो, जैसे जूनागढ़, जैसे हैदराबाद, जैसे जम्मू कश्मीर, ये सब इलाके में पता है मेरे दोस्तों, बहुत लंबी स्टोरी है, या क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस में आपको देखने को मिलेंगे। संविधान का निर्माण हो गया, फिर भी ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं थे। हाँ, ये लोग चाहते थे कि हम स्वतंत्र रूप से अपना एक स्वतंत्र देश बनाएं। हैदराबाद भी चाहते थे हम स्वतंत्र रहे, हम भारत के कानून और कायदे पर चलने वाले नहीं है, ठीक है। बहुत लंबी स्टोरी है इसके बीच में दोस्तों कि कैसे शामिल हुआ,
है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन के साथ कैसे प्रस्ताव में बात की गई, ये सारी चीजों को दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा क्लास 12 में। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए और 10 लाख लोगों पर एक स्थान था। याद रखिएगा, एक प्रांत मेरे दोस्तों, एक प्रांत मतलब एक जिला की अगर बात करूं तो कम से कम आपका 10 लाख होना चाहिए भाई एक प्रांत में। और एक प्रांत में दोस्तों अगर 10 लाख है तो मेरे दोस्तों क्या भाई, तो बोलेंगे सर वो हमारा फाइनली क्या होगा, तो बताएंगे सर वो शहर है। ठीक है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। कॉपी में लिखिएगा जल्दी से कि भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना का तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना। कॉपी में लिख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं। अब यहाँ से आपका हाथ पैर दोनों चलाना है भाई, यहाँ से आपको हाथ पैर दोनों चलाना है। हाथ पैर मतलब समझ रहे, यहाँ से दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से कॉपी में लिखना है। यहां से आपको दोस्तों ज्यादा चीजें हैं आपको लिखना होगा। आपको पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान जो अलग हुए, किस योजना के तहत हुआ। जैसे मैंने अभी आपको कहा भारतीय संविधान के निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। तो इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ, तो बोलेंगे सर हमारा माउंटबेटन योजना। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर हम लोग, माउंटबेटन योजना। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, माउंटबेटन योजना। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, माउंटबेटन योजना। कब हुआ था, 3 जुलाई 1947 को। ठीक है, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या कितना थी, 299। याद रखिए दोस्तों, हमारा कितना था, 389। 289 को माइनस कर दो, कितना आ गया भाई, मतलब 90 कैंडिडेट दोस्तों चले गए हमारे पाकिस्तान में। याद रखिएगा, हमारे भारत का था मेरे भाई कितना, टोटल हमारा सदस्य संख्या थी 389, जिसमें से दोस्तों 90 पाकिस्तान चले गए, तो बचेगा कितना हमारे पास, 299। कितना बचेगा भाई, 299। संविधान सभा का स्वरूप, आखिर हमारा दोस्तों संविधान सभा की अगर हम लोग स्वरूप की बात करते हैं कि संविधान सभा का स्वरूप क्या है, तो मेरे दोस्त अब यहां से मैं दिल खोल के पढ़ा रहा हूं। अब यहां से मैं दिल खोल के पढ़ाना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां से मुझे दोस्तों स्टोरी बताना मेरे लिए जरूरी है मेरे भाई। तो यहां तक आप लोगों को कैसा समझ में आया, क्या समझ में आया, एक बार दबा के सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर फाइनली हम लोगों को समझ में आ गया है।